नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं कि बैंगन में किसान साथी एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि जब उसमें रोग आ जाता है तो उसके बाद उपचार करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब रोग आ गया तो उसके बाद जब अगर आप उपचार करोगे तो वो आपको टेंशन ही देगा, फायदा नहीं देगा। क्यों? कारण ये है कि जब किसी भी सुंडी का या किसी भी बैक्टीरिया का, जब उसमें सुंडी का जो लार्वा होता है वो जब बैठ गया पौधे में तो वो जल्दी से फिर मरता नहीं है, क्योंकि उसकी एक पूरी एक साइकिल चेन होती है जो कि उसमें बिल्ट होती रहती है। तो उसके चलते फिर वो मारना बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर हम शुरुआत की अवस्था से ही उसको मैनेज करके चलेंगे तो कभी भी हमें लॉस नहीं करना पड़ता। अभी एक किसान साथी की बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने करीब 1-2 एकड़ में बैंगन लगाया है और लगाने के बाद उन्होंने उसकी रोपाई कर दी। रोपाई करने के बाद फिर क्या किया उन्होंने, उसके बाद कुछ दिया ही नहीं उसमें। अब वो पौधा जब हो गया लगभग 1 महीने के आसपास का, तो उसमें भयंकर जो भुनका होता है उसका प्रकोप आ गया। उसके कारण क्या हुआ है कि पूरा बैंगन का पौधा ही डैमेज हो गया। उसके पीले पत्ते पड़ के नीचे झड़ने लगे और पौधे को उसमें नुकसान भी होता है, क्योंकि कोई भी जब फंगस लग जाए या उसमें कोई बैक्टीरिया विल्ट लग जाए या कोई सुंडी का प्रकोप हो जाए और वो लगभग अच्छी तरीके से उसको कवर कर ले, 30-40% भी अगर लग गई है तो पौधे को ग्रो करने में बहुत जूझना पड़ता है। तो जब पौधा खुद ही बढ़ने के लिए लड़ रहा आपस में तो आपको फ्रूटिंग कहाँ से देगा, उसमें फिर प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आज मैं वीडियो बनाने का मेरा पर्पज यही था कि आप लोगों को सटीक जानकारी देनी चाहिए, जिससे आप लोग जो है नुकसान की खेती न करें। क्योंकि जितना एक्सपीरियंस मैंने देखा है बैंगन और टमाटर में, तो उतना ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैं कोई वैसा वैज्ञानिक नहीं हूं जो टेक्निकली विषय पे जाऊंगा। जो मैंने करके देखा है, जिसमें फायदा नुकसान हुआ है, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने पहली बार करा, मेरा फिजोरियम बिल्ट लग गई। वो क्यों लग गई? मेरे 15-16 हजार रुपए दवाई में भी खर्च हो गया, पूरा एकड़ का खेत हमारा बर्बाद हो गया। उसमें मुझे घाटा बहुत लंबा पड़ा था। उसके बाद फिर मैंने सीखा कि आखिर इसमें क्यों लगी और कैसे हटेगी, उसका मैनेज। तो अब जो शुरू से अगर मैं मैनेजमेंट करके चलता हूं तो इसमें ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं आती। थोड़ी बहुत तो आती है एनवायरमेंट से, क्योंकि कुछ पड़ोसी के खेत की भी वायरस आ जाते हैं कुछ, क्योंकि हवा का संचार चलता है एक दूसरे के खेत का, तो हल्का फुल्का तो आता ही रहता है। लेकिन ऐसी भयंकर परिस्थिति नहीं आती कि जिसमें खेत का मैदान हो जाए, पूरा साफ ही हो जाए। तो वो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी विषय पे है कि अब आप रोपाई तो कर देते हैं, रोपाई के ठीक 6-7वें दिन जैसे ही रोपाई से पौधा चल पड़े, मतलब उसकी किल्ली जो है वो हरी होने लगे, तो समझ लो पौधे ने जड़ पकड़ ली। जड़ पकड़ने के बाद अब पौधा विकास के लिए तैयार है। उस समय हमें सबसे पहले जो न्यूट्रन देना चाहिए वो देना चाहिए एनपीके की ड्रेंचिंग और उसके साथ में ह्यूमिक एसिड, या आप सिंचाई के साथ में एनपीके और ह्यूमिक एसिड का यूज जरूर करें। बहुत सारे लोग जो है गलत फहमी में ह्यूमिक एसिड का जो है स्प्रे कराते हैं, जबकि ह्यूमिक एसिड ज्यादातर जो उसका मुख्य काम है वो जड़ों के अंदर है, न कि ऊपर तने के अंदर। काम करता है 20-30% करता है, लेकिन जो 70-80% जो ह्यूमिक एसिड काम करती है वो करती है जड़ के अंदर। लेकिन आजकल किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, उनको कुछ पता तो होता नहीं ह्यूमिक एसिड क्या है, कैसे बनती है, क्या काम करती है। बस उन्होंने बेचने से सिस्टम है किसान को, सब में स्प्रे फोलियर। मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूं कि ह्यूमिक एसिड का जितना स्प्रे फोलियर में यूज हो रहा है इतना सॉइल के अंदर हो ही नहीं रहा है। फिर वो कहते हैं इतना ज्यादा लाभ नहीं मिलता, तो नहीं मिलेगा जी, क्योंकि वो जड़ वाली चीज है। आप तने पे दोगे तो उतना फायदा नहीं देगी। तने के लिए अमीनो एसिड होती है, ह्यूमिक एसिड नहीं होती है। अब आप उल्टा एमआर चला जाएगा तो वो अमीनो एसिड को तो डलवा देगा जमीन में, ह्यूमिक एसिड के। तो यही सब हो रहा है आजकल। तो उस चक्कर में नहीं पड़ के हमारे पैसे भी बचाने, हमें सटीक तरीके से जानकारी से खेती भी करनी है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब 10-12 दिन का पौधा हो जाए तो उसमें एनपीके और ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग या पानी, सिंचाई, ड्रिप, जिससे भी आप दे सको, मतलब ये हमें जड़ों तक पहुंचाना है। माध्यम कोई भी हो सकता है। जब आप जड़ों पे पहुंचाएंगे तो पौधे की जड़ें अच्छा विकास करेंगी और उसको ताकत के लिए आपने एनपीके दे दी। अगर 12-32-16 का कॉम्बिनेशन मिले तो बहुत अच्छा है। अब ये जो फर्टिलाइजर सोलेबल फॉर्म में आ गई हैं कि 0052 है, 05234 है, 1261, ये सब जो आ गई ये सब स्प्रे फॉलियर के लिए हैं। इनको आप सॉइल में न यूज करा करें तो ज्यादा अच्छा है। इनको तो आप जो है स्प्रे में ही यूज करें। स्प्रे में आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आप सॉइल में नहीं दे सकते। तो सॉइल के लिए सबसे अच्छा है 12-32-16 का स्रोत, वो बहुत अच्छा एनपीके का स्रोत है। उसमें फिर आपको डीएपी भी नहीं देनी पड़ती है और
पोटास भी नहीं देनी पड़ती, नाइट्रोजन सारा कुछ मिल जाता है, अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छी बढ़ोतरी होती है। तो आपको एनपीके और ह्यूमिक एसिड 12 दिन के बाद, 12वें दिन के बाद फिर जैसे ही पत्ते में ग्रो होके 8-8, 10-10 पत्ते आ जाते हैं, लगभग ऐसे मान के चलो कि 1 फीट का पौधा हो जाए, बस उसके बाद से ही हमें सफेद मक्खी के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे देना चाहिए। उसमें मक्खी बैठे तब भी देना है, नहीं बैठे तब भी देना। ये रासायनिक खेती करने वालों के लिए है, जैविक का मैं अलग से बताऊंगा दूसरे वीडियो में। तो वो इमिडाक्लोप्रिड या जैसे कि लांसर गोल्ड आता है यूपीएल का, उसका आपको हर 15-20 दिन में स्प्रे देना ही देना है कंटिन्यू। लगभग 3-4 स्प्रे उसके लग जाएंगे 15-15, 20-20 दिन पे, तो पूरी क्रॉप आपकी सफेद मक्खी से मुक्त रहेगी। तो ये जो छोटा पत्ता होकर सिकुड़ने लगता है, इसकी शिकायत ही नहीं आएगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन जानकारी जरूरी है। तो उसमें आपको शुकड़ा रोग से मुक्ति मिल जाएगी, जो भुनका लगता है। दूसरा, आपको जैसे ही 1 महीने का होता है और फ्लावरिंग आने लगती है, तो फ्लावरिंग के दौरान ही क्या होता है, इसमें माइट यानी लाल एक मकड़ी होती है बहुत ज्यादा, उसका प्रकोप आता है। तो उसके प्रकोप के लिए हमें क्या करना है कि जैसे ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग आनी स्टार्ट हुई, तो उस पे हमें एक स्प्रे तुरंत ही, जो माइट की ओमाइट वगैरह दुनिया भर की दवाई आती है मकड़ी की, उनको आपको मारना है। अगर आप उसको मार दोगे तो आपकी मकड़ी की समस्या आएगी नहीं। एक बार मार दोगे, फिर आप 1 महीने बाद फिर उसको दोहरा दो, ऐसा नहीं हर स्प्रे में, फिर 1 महीने बाद दोहरा दो। तो इस तरीके से आपको देना है। अब जैसे ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग आई है, तो आपने मकड़ी की भी दे दी और सफेद मक्खी की भी दे दी, जो मक्खी लगती है उसकी भी दे दी, भुनका भी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों स्प्रे हो गई। अब जैसे ही आपको अब सुंडी का इंतजार नहीं करना है, जब आप ये दे दोगे इसकी भुनके वाली, तो इसके ये पहले से ही जब पत्ते पे पड़ी होगी, तो जो लार्वा आता है इसका तना छेदक फल छेदक की, जो तितली आके बैठती है, पोटी कर जाती है, तो वो उसका फिर माहौल नहीं मिलेगा। अब आपने खींच ली, फ्लावरिंग फ्रूटिंग पे आ गई। जैसे ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग पे आती है, उसके बाद हमें इंसेक्टिसाइड डालना ही पड़ेगा। अब उसमें आप सुंडी का इंतजार मत करो, उसी दौरान यानी 1 महीने बाद ही, क्योंकि 1 महीने में पौधे पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसी वक्त हमें इंसेक्टिसाइड डालना चालू कर देना है। शुरू में थोड़ा लंबा गैप ले लीजिए। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो आपको 6ठे दिन देनी पड़ेगी। अगर टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहता है तो आप 8-10 दिन बाद उसको दीजिए। और जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाए तो जल्दी जल्दी स्प्रे, टेम्परेचर लो होता जाए तो थोड़ा गैप कर करके स्प्रे। उसमें स्प्रे के शेड्यूल में मैंने आपको बताया ही है कि आपको स्प्रे में इमिडाक्लोप्रिड, कार्टफ, कार्बोसल्फान इस टाइम बंद हो चुका हमारे क्षेत्र में। उसके ऑप्शन में भी मैंने आपको लार्विन है, फेम है, सोलोमन है, ये सारी चीजें, अलांटो है, ये सब मैंने बताई हुई हैं, उनका आप यूज कर सकते हो। एम्पिलगो है, ऐसे बहुत सारे आते हैं, कटर है, कोराजन है। कोराजन अगर आप दे रहे हो तो उसमें फिर आपको इमामेक्टिन वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना, अकेला कोराजन की ही स्प्रे देनी है। लेकिन मैं ये सजेशन करूंगा कि कोराजन थोड़ा कम ही यूज करें, क्योंकि कोराजन की जो मार्केट है वो लोकल बहुत ज्यादा है, ओरिजिनल की बहुत कम है, तो बहुत महंगा इंसेक्टिसाइड पड़ता है। और ये दुकानदार जो हैं टोटल लोकल ही बेचते हैं, कोराजन से कोई फायदा मिलता ही नहीं आज की डेट में, क्योंकि वो लोकल आ रही है। अगर किसी को ओरिजिनल मिल जाए तो कोराजन, क्योंकि कोराजन बहुत हार्ड पॉइजन होता है, तो जल्दी से उसको देना नहीं चाहिए, क्योंकि बैंगन हम भी कुछ घर में खा लेते हैं तो वो भी नुकसान बहुत करता है, हार्ड इंसेक्टिसाइड होता है। कोराजन से तो बचो तो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई गुंजाइश नहीं मिलता है कोई टेक्निकल, तो आप कोराजन भी उसमें दे सकते हो। कोराजन दे सकते हो, धानुका का कवर आता है कोराजन जैसे ही, तो उसको भी आप दे सकते हो, लेकिन वो अकेला देना, इनके साथ और कुछ कॉम्बिनेशन नहीं मिलाना, क्योंकि अकेले में ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये है। दूसरा, ग्रोथ के लिए मैंने आपसे बताया ही है कि एनपीके चलाओ या आप डीएपी एमओपी का घोल हर 15 दिन में आपको देना है। और ये इंसेक्टिसाइड का शेड्यूल आपको शुरुआत की अवस्था से ही स्टेप बाय स्टेप इसको अपनाते जाना है, जिससे आपके पौधे में कोई रोग ना आए। अगर रोग नहीं आएगा तो बैंगन से आपको मालामाल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? पौधा स्वस्थ है, अच्छे फलन होगा और आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा। और जो भी फल लगा है वो आपका काम का है, मतलब काना नहीं हुआ, गला नहीं, सड़ा नहीं। उसके बाद आपको जो है, मैंने बताया है, माइक्रो न्यूट्रन में विशेष माइक्रो न्यूट्रन जो चाहिए होते हैं बैंगन को, वो चाहिए होता है सल्फर,
कैल्शियम, बोरॉन, आयरन और मैग्नीशियम, बीच बीच में जिंक भी आपको डालनी है। तो ये कॉम्बिनेशन आप बना लो कि किसी में जैसे आपने सल्फर दे दिया है तो अगले स्टेप में आप कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम दे सकते हो। फिर आपने सल्फर डाला है तो सल्फर में आप जिंक मिला लो। इस तरीके से आप थोड़ा कॉम्बिनेशन मिला के चलो। अब एक किसान साथी ने पूछा था कि सर ये सब कुछ नहीं मिलता है, तो सब कुछ के माइक्रो न्यूट्रन आते हैं लेकिन वो उतना अच्छा काम नहीं करते, किसी न किसी चीज की पूर्ति कम रह जाती है। और अगर ये अलग से आप लेके और सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्वांटिटी वाइज डालते रहोगे तो ये सस्ते भी पड़ते, अच्छे भी पड़ते हैं। क्यों? 1-1 किलो, आधी किलो, 2.5 ग्राम ले आओ, कई बार के लिए हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं लगता, तो वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ये पूरा आज का जो है शेड्यूल था, क्योंकि उद्देश्य यही है कि आप लोग शुरू में बैंगन में ढलाई कर देते हो और जब उसमें सुंडी का प्रकोप आ जाता है उसके बाद आप उसमें स्प्रे पंप उठा के मैदान में उतरते हो, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इसीलिए जो है उसमें आपको ये शेड्यूल अपनाना है शुरू से ही, और शेड्यूल अगर अपनाओगे तो आपको बैंगन की खेती में कोई हराने वाला नहीं है, आप खुद ही वैज्ञानिक बन जाओगे इस फील्ड के। तो अगर ये आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।